हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसा हुआ एमएसडी का पेपर? आप कमेंट में मुझे बताइए। आपके दो एमएसडी 2 और एमएसडी 3 खत्म हो चुके हैं, राइट? कल जो हमारा पेपर है वो नाटक के बारे में है ना। नाटक विधा है, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। देखो, एक एक जो पुराने जो 5 साल का पीवाईक्यू का डिस्कशन, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगे। जैसा कि आज आपने देखा कि अ, क्या हुआ कि अपन ने 5 साल के पुराने पेपर देखे, उनमें से जो जो कॉमन क्वेश्चन थे अपन ने छांट के उनको निकाल लिया, और वही क्वेश्चन मैंने आपको प्रिपेयर करवाए, उनके मॉडल आंसर मैंने आपको दिए। आज पूरे पेपर में वो के वही क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपको देखने को मिले। ठीक है, ये कोई चमत्कार नहीं। बेसिकली ये क्या है, आप जब एनालिसिस करते हो पुराने पेपरों का, तो इग्नू के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर साल नए क्वेश्चन डिजाइन करे। और हिंदी साहित्य के साथ अच्छी बात ये कि इसमें जो भी चीज़ें होती है वो फिक्स्ड है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है इनके अंदर, है ना। तो पेपर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सो आज भी मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ पहले से, आप जाके देख लीजिए चैनल पे। एक वीडियो का जिसमें जो आज का एमएसडी 4 होने वाला कल, उसका मैंने पुराने 5 साल का जो पेपर है उनके कॉमन क्वेश्चन कौन से हैं वो मैंने उसमें आपको बता दिए हैं। आज इस वीडियो में अपन उनका आंसर देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, मैं आपको कंटेंट शो कर रहा हूँ पहले। ठीक है, ये तो मेरे कुछ अपने नोट्स हैं जिनसे अपन देखेंगे, ताकि हैंड रिटन नोट से अपना जो ब्रेन है वो ज़्यादा जल्दी गेन करता है चीज़ों को, है ना। बहुत ही कम कम मात्रा में है, कोई ज़्यादा नहीं है। वीडियो के साथ कवर करेंगे अपन वैसे भी, तो आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। नोट्स में क्या लिखा है वो आपको देखना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेगी। एक तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको दूंगा टाइप किए हुए नोट्स, जिसमें कि आपको मैं 5-7 क्वेश्चन, मैंने आपको जैसा कि उस पहले वीडियो में बोला था कि 5 से 7 क्वेश्चन ही अपने को करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अपने को नहीं करने, उन्हीं को बार बार रिपीट करना, उनको रट लेना बेसिकली, है ना। ये चीज़ आने वाली है, कुछ अलग नहीं आने वाला। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स है 5-7 टॉपिक्स की, वो अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दी इसके अंदर, है ना। येलो कलर में हाईलाइट कर दिए। इन्हीं में से क्वेश्चन घूम के आना है। ठीक है, एक तो इनका शॉर्ट फॉर्म अपने यहाँ देख लिया, छोटा छोटा यहाँ पे मैंने इनको मेंशन कर दिया है, इनको पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन डिटेल में भी इनको पढ़ लेंगे, है ना। जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन अंधेर नगरी वाला, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक अपन इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, होलिस्टिकली आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। वीडियोज़ बहुत छोटे होने वाले हैं, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े वीडियोज़ नहीं होंगे, बट हाँ क्वालिटी का कंटेंट है। बेसिकली आपको केवल एक बार एफर्ट मारना है, दोबारा आप रिवीजन के लिए देख सकते हो। पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप वीडियो को रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो दोबारा से, है ना। और अगर मेरे को अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताओ, और या फिर कमेंट में मुझे बता सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लस अगर आपको मेरा एफर्ट ठीक लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपकी जो भी दोस्त है जिनको इस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, उनको ये शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, 2-3 मिनट में जो बोलूंगा उसको आपको सुनना है ना। उस सुनने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक से बन जाएगी ना, 2-3 मिनट की बात सुन लोगे उससे, उसका इम्पेक्ट आपके कल आंसर राइटिंग में पड़ेगा। तो देखो, दरअसल बात क्या है कि नाटक एक विधा है। ठीक है, नाटक और उपन्यास कहानी में क्या फ़र्क है? उपन्यास और कहानी को केवल पढ़ा जाता है, नाटक को देखा जाता है। ठीक है, पहला फ़र्क तो यही है। जब नाटक पढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले जब नाटक की चर्चा करते हैं तो दो चीज़ें आती है कि भारतीय शैली का नाट्य, है ना, भारतीय शैली का नाट्य, और एक पश्चिम का नाटक, है ना। पश्चिम में भी नाटक जो है विकसित होते हैं। भारतीय शैली का नाट्य जो होता है बेसिकली उदात्त होता है। यहाँ पे नायक जीतता है हमेशा, और यहाँ पे ट्रेजिडी हो जाती है ना, कि नायक ही जो है मर जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये दोनों फर्क जो मेन मेन है यहाँ पे है। पश्चिम की शैली केवल मनोरंजन के लिए विकसित हुई, और भारतीय नाटकों का विकास समाज कल्याण के लिए हुआ, समाज में कोई ऐसी कुरीति है उसको जाहिर करने के लिए हुआ, इन चीज़ों के लिए हुआ। तो भारत के नाटक आप देखोगे तो जैसे कि आषाढ़ का एक दिन है, अंधेर नगरी है ना, भारत भारती है, ये नाटक समाज सुधार के लिए, समाज में कुछ वैल्यू एड करने के लिए हुए। जबकि पश्चिम के जो नाटक है वो बेसिकली आपके किसके लिए हुए? मनोरंजन के लिए बेसिकली ये नाटक होते हैं, जिनमें केवल थ्रिल का फील आता है। ठीक है, यहाँ पर नाटक जो है हृदय परिवर्तन करा देता है लोगों का, है ना। जैसे कि आप आषाढ़ के एक दिन में जब अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा, तो उसमें पाठक के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते भी, इतना मतलब वो उसको टच दे के लिखा गया है। तो ये बेसिकली मूलतः नाटक में फ़र्क है। अब अपन छोटा सा नाटक का इतिहास क्या रहा है, छोटा सा वो देखेंगे, याद नहीं करना, रेफरेंस के लिए था कि दिमाग में कल अपने वो चीज़ें रहेंगी, तो शायद अपन नाटक वाले क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बेटर कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन छोटा सा न्यूमेरिक्स है उसको देखेंगे। ये चीज़ें याद नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको केवल सुननी है। ठीक है, ये आप पीडीएफ में पढ़ो नहीं पढ़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अभी आप एक बार सुन लोगे तो अपन जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना अभी, तब आपको बहुत ही अच्छा मतलब आराम से याद हो जाएगा। तो देखो, हिंदी नाटक का इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है।
प्रसाद पूर्व, जयशंकर प्रसाद को बीच में रखा गया है ना, उनको लेकर के जो है नाटक के इतिहास को बांटा जाता है। कहानी के इतिहास को आपने देखा होगा, प्रेमचंद को सेंटर में रखे बांटा जाता है, जैसे कि प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग। ऐसे ही नाटक में प्रसाद को बीच में रखा जाता है, क्योंकि प्रसाद ने भी खूब नाटक लिखे हैं। ठीक है, तो प्रसाद पूर्व युग 1850 से 1918 के बीच का होता है। फिर प्रसाद का अपना युग, जिसमें प्रसाद खुद रचनाएं कर रहे थे, 1918 से 1936, और प्रसाद के पश्चात का युग, जिसमें 1936 से लेकर के अभी तक जो नाटक रचे जा चुके हैं उनका युग आता है। ठीक है ना, प्रसाद के युग से पूर्व कौन कौन रचना कर रहे थे, जैसे कि भारतेंदु हो गए। ठीक है, भारतेंदु युग 1850 से 1900, और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1918 से लेकर 1918। महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कमजोर युग था, इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की जो नाटक रचाएं, नाटक या गद्य विधाएं जो है रची जा रही थी इसमें। ठीक है, भारतेंदु का युग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अंधेर नगरी आपको देखने को मिलेगा, है ना। भारत भारती जैसे नाटक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो इस दौरान लिखे गए थे। तो भारत भारतेंदु का युग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाटकों के इतिहास को एक और जो है नोमिनोक्स उसमें देखा जा सकता है कि इस चार्ट में दिया गया कि प्रसाद पूर्व युग में भारतेंदु और द्विवेदी युग ये दोनों थे। ठीक है, प्रसाद के युग में 3 चीजें होती है। ठीक है, प्रसाद के युग में जो आपके कल नाटक आने वाले हैं, जो नाटक की रचनाएं लगी हुई ना, स्कंदगुप्त हो गया, भारत भारती हो गया, वो इसी काल में रची हुई है और इसी काल से प्रश्न आने वाले हैं। तो प्रसाद के युग में तीन टाइप की चीजें थी कि जो नाटक लिखे जा रहे थे वो राष्ट्रीय थे, सांस्कृतिक थे। ये प्रसाद ने खुद लिखे हैं, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक ढंग के नाटक। पारसी रंगमंच का विकास भी प्रसाद के युग के दौरान होता है, और यथार्थवादी नाटक, जिनमें प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ नाटक है, जैसे कि संग्राम और करबला, ये भी यथार्थवादी नाटक है। यथार्थ का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में समाज में है वही नाटक के अंदर दिखाना, तो ये यथार्थ हो गया। प्रसादोत्तर युग मतलब 1936 के बाद का टाइम। 1936 के बाद का टाइम मतलब देश आज़ाद तब नहीं हुआ था, है ना। 1936 के बाद जो भी नाटक लिखे वो इसमें आते हैं। तो राष्ट्रीय नाटक आते हैं, इसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाम के एक लेखक हुए, उन्होंने लिखे थे। और यथार्थवादी नाटक आते हैं, जिसमें जैसे कि अश्क एक कवि हुए, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र जो समस्या नाटक लिखते थे। ठीक है, ये आपके एज है, केवल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ज़्यादा इसको आप गौर मत करिएगा, केवल सुनना है आपको। स्वातंत्र्योत्तर युग में जो स्वतंत्रता के बाद जो नाटक लिखे गए उनमें कौन कौन से समस्या नाटक आ गया, विसंगत, एब्सर्ड नाटक जिनको बोलते हैं ना, एब्सर्ड नाटक जो है विसंगत, वो स्वतंत्रता के बाद लिखे गए। आधुनिक भावबोध के नाटक, ठीक है, और एक नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक पर आपका प्रश्न आता है, आपका प्रश्न 2-2 नंबर में आता है, नुक्कड़ नाटक क्या होता है। तो नुक्कड़ नाटक आप जानते हैं, नुक्कड़ नाटक तो आपने गली मोहल्लों में आपने बचपन में कभी देखे होंगे, आज तो सब शहरों में चले गए, बट गाँव में रहने वाले को अभी भी पता होगा कि नुक्कड़ नाटक होते रहते हैं। शहरों में भी होते हैं, बट फिर भी ये नुक्कड़ नाटक की जो कला है ये भी एक नाट्य परंपरा से ही आती है। ठीक है ना, इसके बाद में अपन मूव करते हैं, तो आती है लोकनाट्य शैली। लोकनाट्य शैली के अंदर क्या होता है कि जो लोगों के बीच प्रचलित है ना, लोकनाट्य शैली बहुत सारी इंडिया के अंदर। देखो आपको शायद इन्फॉर्मेशन होगी, भरत जो है आपका, जो नाटक का जो 5वां वेद बोलते हैं किसको, भरत मुनि को, है ना। भरत मुनि को जो है, जिन्होंने नाटक के ऊपर एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, कौन सा था, इसको नाट्यशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, इसका जिक्र आप किसी में करोगे ना, तो ये एक फैक्ट है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की, भरत मुनि ने। भारत में जो भी नाटक है वो इन्हीं के इस नाट्यशास्त्र पर ही रचे जाते हैं। आज जितनी भी फिल्में होती है उसमें इनका रेफरेंस लेके ही वो सीखते हैं। ठीक है, जो आपका NSD स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें नाट्यशास्त्र पढ़ाया जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही है, वो कोई अलग शास्त्र नहीं है। ठीक है, तो ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसको 5वां वेद भी बोलते हैं, है ना। तो नाट्य विधा का जो मूल ग्रंथ है, बेसिकली कह सकते हैं कि नाट्य विधा का जो संविधान है ना, वो आपका भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र ही है। ठीक है, तो लोकनाट्य शैलियों की बात कर रहे थे अपन। लोकनाट्य शैलियों में एक तो प्राकृतिक होती है, एक ऐतिहासिक होती है। अब देखो, नाटक ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर, और प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कहानी हो गई उसको बताना, कोई गीत हो गया उसको करके बताना, नाटक हो गया उसको बताना। ठीक है ना, एक चीज़ ये कॉमन चीज़ है कि विश्व के हर समाज में हर काल में कोई ना कोई नाटक तो रहा ही होगा ना, कोई नाट्यशैली, कोई ना कोई परंपरा का मनोरंजन का साधन तो उनका रहा ही होगा, है ना। लोक नाट्यशैली जैसे कि अयोध्या और काशी में रामलीला जो होती है, वो भी एक क्या है, लोक नाट्यशैली का प्रकार है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की रामलीला उसमें उनके द्वारा लिखित होती है। रामचरितमानस कई दिनों तक चलती है, राम की संपूर्ण कहानी जो इसमें आती है रामलीला के अंदर। इसी प्रकार ब्रज प्रदेश में रासलीला होती है ना, कृष्ण भगवान की कथा का वंचन भी होता है। ठीक है, तो ये भी नाट्य है एक तरह का। ठीक है, 17वीं सदी से आरंभ हुआ ये संगीत नृत्य महत्वपूर्ण है, इसके अंदर राधा कृष्ण की झलकियां भी इसमें महत्वपूर्ण आती है। लोक नाट्य के ऊपर कुछ लिखना हो तो आप इस चीज़ में से लिख सकते हो। अन्य नाटक बहुत सारे आप इसमें से पढ़ सकते हो ये चीज़ें, नौटंकी, भगत, स्वांग नाचा, विदापत, विद्रेशा, जात्रा, यक्षगान, तमाशा भवी, है ना, इस तरह के हैं। ठीक है,
इसके बाद भारत में जो नाटक होते हैं उनकी एक विशेषता है। सामान्य विशेषताएं क्या है उनकी? देखो, आपने कभी टीवी में देखा होगा, टीवी में जनरली आप देखते होंगे तो जो फॉरेन के जो भी ड्रामाज होते हैं उनमें कितनी लाइटिंग, कितना पैसा खर्च किया होता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब तड़क भड़क वाले होते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में कम संसाधनों का प्रयोग होता है और मंच सज्जा पर कम व्यय किया जाता है। भारत में तो कहीं भी नुक्कड़ नाटक पर देखो ना आप, क्या एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और नाटक शुरू भी हो जाता है फटाफट से, है ना। तो सामान्य विशेषताएं क्या है? कम संसाधनों का प्रयोग और मंच सज्जा पर कम व्यय होता है भारत के अंदर। सहजता और अनौपचारिकता, भारत में कोई नाटक को इवन एज ए मनोरंजन माना जाता है, इसमें कोई औपचारिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बट पश्चिम में क्या होता है? पारसी थिएटर के लटके झटके आपने देखे होंगे, ये पश्चिम का तरीका है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसको औपचारिक फेस्टिवल के तरीके से मनाते हैं, ठीक है। अनौपचारिकता होती है। भारत में भाषा शैली कैसी होती है? स्थानीय और आसान। नाटकों की भाषा बहुत ही आसान होती है ताकि लोगों को समझ में आ सके। ग्राम्यत्व दोष उनमें होता है। ग्राम्यत्व दोष का मतलब गाँवों की जो मिली जुली भाषा होती है। अश्लीलत्व दोष भी होता है उसमें, क्षेत्रीय भाषाओं के जुटा जा जाते हैं उसके अंदर, क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारतीय नाटकों की जो शैली होती है उनमें लोकगीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो आई थिंक आपकी भूमिका बन चुकी होगी कि नाटकों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या समझना है, नाटक से क्या मतलब है ना, ठीक है। नाटक तो पूरी दुनिया कर रही है, इसी बात राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी सब नाटक ही करते हैं, बट स्टिल पढ़ने के लिए नाटक जो है प्रॉपर ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और आपको उस तरह लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, ठीक है। नाउ इसके बाद अपन मूव करते हैं। नाउ देखो, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है कि नुक्कड़ नाटक पे अगर आपको जो 10वां नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत छोटे छोटे लिखने के लिए आता है, उसमें कम से कम आपको 150 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है। तो नुक्कड़ नाटक के ऊपर ये चीज़ आप वहाँ लिख सकते हो। नुक्कड़ नाटक क्या होता है? बेसिकली छोटा सा नाटक होता है, ठीक है। संसाधन इसमें नहीं के बराबर चाहिए होते हैं, आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, मैं आपको जनरली शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। संसाधन नहीं के बराबर होते हैं, केवल मनोरंजन के काम के लिए होता है। अब नुक्कड़ नाटक में भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो केवल हंसने हंसाने के लिए होता है, ठीक है, ये लोक नाट्य होता है, ठीक है, हंसने हंसाने के लिए, तमाशा जैसा, ठीक है। और एक होता है प्रगतिशील नाटक। नाटक एक अच्छा विधा है अगर कोई सोसाइटी में कोई चेंज लाना है तो। प्रगतिशील नाटक में जैसे आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है ना, कहते हैं ना कि आमदनी रुपया मतलब खर्चा रुपया, और ऐसा कुछ बोलते हैं, वो आपको ध्यान होगा। तो वो बेसिकली एक तंज है, बेसिकली क्या है वो? एक तंज है। उसको भी नाटक की विधा से अच्छे से उभारा जा सकता है कि आम आदमी की समस्या क्या है, आम आदमी की भाषा क्या है, वो भी जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाई जाती है। तो सोशल चेंज लाने का एक जो है एक प्रभावी माध्यम हो सकता है नुक्कड़ नाटक, ठीक है। ये जन नाट्य मंच और सक्रियता मंच, ये दो नाटक, दो मंच हुए जिन्होंने नुक्कड़ नाटक को जो है बढ़ावा दिया। तो आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, इससे भाई कई बार क्वेश्चन आए हुए, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे नोट्स में जो हिंट रिटन में लिखे हैं वहाँ से अपन इसको देख लेंगे, ठीक है। एक बार इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये जरूरी है। तो आधे अधूरे नाटक के बाद, आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का। आइए इसको शुरू कर। देखो, आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों, प्रयोगधर्मिता और मोहन राकेश का स्थान स्पष्ट कीजिए। 3 चीजें दी गई है आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष के संबंधों, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट, आई हैव टू चेंज दी मार्कर। यस, तो आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों की प्रयोगधर्मिता और मोहन राकेश का स्थान स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली मोहन राकेश आधे अधूरे हिंदी नाटक का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मोहन राकेश का आधे अधूरे आधुनिक हिंदी का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। जो मोहन राकेश का जो अधूरे नाटक है वो क्या माना जाता है? हिंदी नाटक का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यह मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को दर्शाता है, ठीक है ना। इसके बाद स्त्री पुरुष संबंध के बारे में क्या विचार रहे इनके? यह नाटक सावित्री और उसके पति महेंद्र नाथ के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे आर्थिक दबाव और आपसी अपेक्षाओं का पूरा न होना दाम्पत्य जीवन को नर्क बना देता है, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत कॉमन सी बात है। आधे अधूरे का मतलब क्या है कि इनके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनका दाम्पत्य जीवन क्या बन गया? नर्क बन गया है। सावित्री एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है जो उसे कभी नहीं मिलता, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली कवि क्या तलाशना चाह रहा था, उस नाटक में क्या बताना चाह रहा था। प्रयोगधर्मिता क्या है? क्या एक्सपेरिमेंटेशन है उसका। इस नाटक का सबसे बड़ा प्रयोग इसका शिल्प है। इसमें एक ही अभिनेता 4 अलग अलग पुरुषों महेंद्र नाथ, जुनेजा, जगमोहन और सिंघानिया का किरदार निभाता है। यह दर्शाता है कि सावित्री के लिए सभी पुरुष एक जैसे हैं, आधे अधूरे। इसका सार समझ में आ गया आपका? इसका आधे अधूरे का मीनिंग क्या है? तो भाषा इसकी क्या है? आम बोलचाल की भाषा है, इसमें इंग्लिश मिश्रित हिंदी है। आज अपन व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इंग्लिश आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी में, वो भाषा इस नाटक में प्रयोग की गई है मोहन राकेश के द्वारा, ठीक है, जो इसे दर्शकों के बहुत करीब लाती है। बिल्कुल रहेगी सही, आज ये भाषा प्रचलित है, तो मोहन राकेश तो उस टाइम पे नाटक लिख रहे थे, ठीक है। नाउ इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो आओ शुरू करते हैं डिटेल में थोड़ा सा इसको। 4th नंबर क्वेश्चन,
जस्ट ए सेकेंड नाउ। तो मोहन राकेश के कथ्य और नाट्य शिल्प में निहित प्रयोगशीलता का मूल्यांकन करिए। ठीक है, कथ्य मतलब क्या कहा है उन्होंने, ठीक है, और नाट्य शिल्प, शिल्प क्या है, कैसा है, मतलब लिखा है। शिल्प का मतलब है कि किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई है, प्रतीक बिंब किस तरह के हैं। कथ्य का मतलब को कहानी क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे आधुनिक हिंदी नाटक के प्रयोगों की चोटी माना जाता है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। यह नाटक शहरी मध्यवर्गीय जीवन की टूटन, रिश्तों की विफलता और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को नए नाट्य शिल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। कथ्य की नवीनता इसमें क्या है, देखो नाटक के अंदर पहले क्या होता था कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन करते थे कवि, बट इन्होंने कथ्य की नवीनता को लिया है। ठीक है, तो पहला अच्छा पॉइंट इनका ये है, कथ्य की नवीनता। ठीक है, कथ्य की नवीनता। विषय क्या है, शहरी परिवार की विफलता। इनका नाटक आधे अधूरे का मतलब क्या है कि उनकी पत्नी जो होती है, किसकी, नाटक में जो एक लेडी होती है, उसकी उसके उसके पति के अंदर वो एक कंप्लीट मैन ढूंढना चाहती है, बट ऐसा होता नहीं है। तो शहरी परिवार की विफलता के बारे में नाटक है। पति पत्नी का संघर्ष, बच्चों की असुरक्षा, आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव इसके मुख्य विषय हैं। ठीक है, यह भारतीय नाटक में पहली बार है जब परिवार के भीतर के संकट के बिना सजावटीपन दिखाए गए हैं। जब परिवार के भीतर के संकट बिना सजावटीपन के दिखाए गए हैं। यहाँ तो कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसको भी महिमा मंडन करके बताया जाता ताकि बाहर लोगों को पता नहीं लगे, बट नाटक ही तो चल रहा होता है एक्चुअल में, है ना, वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है, सावित्री, क्योंकि सावित्री को एक कंप्लीट मैन चाहिए। ठीक है, तो मुख्य पात्र इसमें सावित्री है। ये आत्मनिर्भर, संघर्षशील, लेकिन भीतर से टूट चुकी है। 3 पुरुष है इसके अंदर, जगमोहन सिंगल मैन, गोविंद एक अभिनेता द्वारा निभाए गए हैं। ठीक है, 3 पुरुष, जगमोहन सिंगल मैन और गोविंदा एक ही अभिनेता द्वारा निभाए गए। यह प्रयोग दिखाता है कि सावित्री को सभी पुरुषों में एक जैसा ही अपूर्ण, कमजोर और असहयोगी स्वभाव दिखता है। ठीक है, नाट्य की प्रयोगशीलता क्या है। ठीक है, प्रयोगशीलता यह है इसकी कि एक ही अभिनेता की कई भूमिकाएं निभाता है उसमें। ठीक है, सीमित मंच सज्जा है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं आना है इसमें। घरेलू दृश्यों का यथार्थ रूप में उपयोग किया गया है। संवाद बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं। बोलचाल की भाषा में तीखे और मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरे हैं, है ना। संवाद जो है बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं। एक जनरल जो लैंग्वेज में अपन यूज़ करते हैं आज भी, वही उस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, दृश्य परिवर्तन अत्यंत तीव्र और पूरी तरह पात्रों को मानसिकता पर आधारित है। पूरी तरह जो है मानसिकता पर, पात्रों की मानसिकता पर आधारित है ये। ठीक है, परिवार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है। देखो, पति भी अधूरा है इसमें, पत्नी भी अधूरी है, और पति पत्नी जब अधूरे हैं तो उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये पूरा उपन्यास, जो इनका पूरा नाटक है, वो अधूरेपन का प्रतीक है, इसलिए आधे अधूरे इसमें लिखा गया है। कोई भी पात्र पूर्ण नहीं है, सभी मानसिक रूप से विखंडित है। ठीक है, आधुनिक जीवन की कुंठाओं का गहरा अध्ययन ये नाटक प्रस्तुत करता है। सामाजिक यथार्थ क्या है मोहन राकेश के इस नाटक आधे अधूरे के अंदर, कि कहानी सीधे मध्यम वर्ग की टूटती संरचना को दिखाती है। आधुनिक जीवन की दौड़, नौकरी का तनाव और वैवाहिक असफलताएं सब कथ्य को वास्तविक बनाते हैं। मतलब ये यथार्थवादी नाटक है बेसिकली। ठीक है ना। नाटक का प्रभाव क्या पड़ता है कि दर्शक स्वयं को पात्रों में पहचान सकता है। भाई जैसे इस नाटक को कोई देखे तो अपने घर में क्या स्थिति है अपन भी जान सकते हैं कि मैं इसमें कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा इसमें पिक्चर कहाँ है। ठीक है, क्योंकि अपन भी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर ही रहे होता है ना रिलेशंस के बीच में। तो आप इसको वैसे भी मैनेज इसको देख सकते हो कि नाटक का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि पाठक खुद भी जो देख रहा है ना, दर्शक जो देख रहा है वो भी ये महसूस कर पा रहा है कि जो है ये स्थिति कोई नाटकीय में अंदर ही नहीं है, दरअसल वास्तविक जीवन भी ऐसा ही है। ठीक है, इसका मंचन आज भी थिएटर समूह में सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए आधे अधूरे नाटक आज तो और ज़्यादा फेमस है ये नाटक। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आधे अधूरे नाटक नाट्य शिल्प के प्रयोग, विषय की आधुनिकता और मनोवैज्ञानिकता के कारण, है ना। नाट्य के शिल्प प्रयोग, विषय की आधुनिकता और मनोवैज्ञानिकता के कारण हिंदी रंगमंच की मील का पत्थर करती है। रंगमंच की मील का पत्थर करती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आधे अधूरे के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, उसमें आपने देखा होगा आधे अधूरे नाटक का जो है क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ही आया है। ठीक है, अब देखो मोहन राकेश का एक नाटक अपन ने पढ़ लिया आधे अधूरे पढ़ने के बाद आपको मोहन राकेश की जो रचना दृष्टि वो तो पता लगी गई होगी। ठीक है, अब मोहन राकेश का ओवरऑल जो नाटक विधा है उसके अंदर मोहन राकेश का बहुत बड़ा नाम है ना। तो मोहन राकेश को जनरली जिस तरह प्रेमचंद को कहानी का एक तरह से शिखर को भी माना जाता है, इस तरह नाटकों का शिखर को भी माना जाता है आपके मोहन राकेश को। तो मोहन राकेश का रंगमंच के विकास में क्या मौलिक योगदान है उसको अपन देखेंगे। ठीक है ना, जिस तरह प्रेमचंद ने गोदान को
शिशु अवस्था से लेकर के उपन्यास परंपरा को एक तरह से परिपक्वता के चरम पर पहुंचा दिया था, उसी तरह मोहन राकेश ने भी अपने नाटकों में नाटक विधा को इतना मजबूती से विकसित किया कि वो उसके परिपक्वता के स्तर को छू पाए थे। ठीक है, तो मोहन राकेश का योगदान बहुत बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो इनका कोई भी नाटक आए, उन नाटकों का नाम मैं बता दूंगा अभी आपको, उन नाटकों के अंदर उस चीज़ को आप सोच के लिख सकते हो उसी क्वेश्चन के अंदर, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, नाटक कोई सा भी हो, आप उसमें वो चीज़ लिख पाओगे। ठीक है, तो मोहन राकेश के मौलिक रंगमंच के विकास में मोहन राकेश का योगदान क्या है। ठीक है, तो मोहन राकेश नाटक का उद्देश्य रंगमंच का विकास मानते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हिंदी का उनका अपना मौलिक रंगमंच विकसित होना चाहिए, ऐसा रंगमंच जो पाश्चात्य रंगमंच की नकल न हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पृष्ठभूमि में आपको चीज़ें बता दी, थोड़ा इतिहास बता दिया, थोड़ा आज की स्थिति बता दी, तो नाटक के बारे में आप पढ़ने के दौरान आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। ठीक है ना। अपने पहले नाटक आषाढ़ के एक दिन की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन एक उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से जो का त्यों अपने यहाँ प्रतिबिंबित कर दें। तो ये उनकी किताब का एक छोटा सा अंश है जो यहाँ पे लिखा गया है ब्लैक पेन से। ठीक है ना, इसको आप दोबारा देखना, दोबारा सुनोगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में स्टे करेंगी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक, है ना। कई नाटककार और रंगकर्मी मानते हैं कि रंगमंच के विकास का अर्थ यह है कि अत्याधुनिक और तकनीकी सुविधाओं से संपन्न रंगशालाओं का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाए, जहां आसानी से नाटक खेले जा सकें। किंतु मोहन राकेश की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है। उनकी राय में हिंदी के मौलिक रंगमंच का प्रश्न आर्थिक व तकनीकी से ज़्यादा सांस्कृतिक प्रश्न है। ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं लिखी है इसमें, है ना। उनका एक कथन है, हिंदी रंगमंच के विकास के लिए निसंदेह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तक बनवा दी जाए। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेशों की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंग और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट चीज़ें स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत ही ईजी, इसको आप ग्रेस्प कर सकते हो। तो अब प्रश्न ये है कि हिंदी की मौलिक रंगमंच का विकास कैसे होगा। अपने कुछ अन्य लेखों में मोहन राकेश ने इस प्रश्न पर बात की है। उनकी राय है कि पश्चिम का रंगमंच आर्थिक और तकनीकी प्रगति के कारण कठिन से कठिन दृश्यों को मंचित करने की ताकत रखता है। इस मामले में संसाधनों की सीमितता के कारण हमें उन तत्वों पर बल देना चाहिए जो हमारी परिधि में शामिल है, जैसे मानव तत्व, ठीक है, शब्द तत्व, मानव तत्व और शब्द तत्व। उन्होंने एक लेख में जिक्र किया था कि पश्चिम का तकनीकी रूप से समृद्ध और संश्लिष्ट रंगमंच भी अपने में विकास की एक दिशा है, परंतु उससे हटकर एक दूसरी दिशा भी है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रयोगशील रंगमंच की वही दिशा हो सकती है। वह दिशा रंगमंच के शब्द और मानव पक्ष को समृद्ध बनाने की है, अर्थात न्यूनतम उपकरणों के साथ संश्लिष्ट से संश्लिष्ट प्रयोग कर सकने की। ठीक है ना। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने इसी दृष्टि से रंगमंच को तलाशने की कोशिश की। वे प्रसाद की तरह यह नहीं मानते कि नाटक साध्य है और रंगमंच साधन। उनकी राय यह है कि रंगमंच साध्य है, यदि नाटक उसके लिए साधन बन सके तो बेहतर है। आषाढ़ की भूमिका का अंतिम कथन है, संभव है यह नाटक की संभावनाओं के खोजने में कुछ योगदान दे सके, है ना। तो नाटक कैसा होना चाहिए ये भी मोहन राकेश बता रहे हैं। मोहन राकेश ये कह रहे हैं कि रंगमंच जो है साधन है, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार, है ना, इस चीज़ को आपको समझ में आएगा। उनकी राय यह है कि रंगमंच साध्य है, यदि नाटक उसके लिए साधन बन सके तो बेहतर है। नाटक एक साधन है, न कि साध्य है। ठीक है, नाटक खुद चल पड़ेगा अगर रंगमंच को साध लिया जाए तो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि नाटक किसी भी तरह लिखा गया हो, अगर उसको ठीक से मंचित किया जाए तो वो ऑटोमेटिक ही जीवंत बन पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद उनके द्वारा कई प्रयोग किए गए। आषाढ़ के एक दिन में मोहन राकेश ने अपनी इस प्रतिज्ञा को साकार कर दिखाया और कई प्रयोग किए, जैसे कि नाटक में 3 अंक है किंतु एक दृश्य है, और वह भी अपने विधान में सरल और सस्ता है। राकेश चाहते हैं कि उज्जैनी और कश्मीर के दरबार और शहरों के दृश्य दिखा सके, किंतु ऐसा करते ही दृश्य योजना बेहद जटिल और महंगी हो जाती है और उनकी दृष्टि के विपरीत होता। मानव पक्ष के प्रयोगशाला से अभिनय की बारीकियों पर बल देना। राकेश के सभी चरित्रों से संबंधित अभिनय संकेत इतने विस्तार में दिए गए हैं कि अधिकांश प्रश्नों में बिना संवादों के आंगिक अनुभवों से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। ये इनकी नाटक कला का
परिपक्वता का उदाहरण है कि पूरी बात नहीं कहते हैं फिर भी समझ में आ जाता है कि क्या कहना है, क्या आगे आने वाली चीज़ है। शब्द पक्ष पर उन्होंने क्या लिखा है कि ध्वनियों के प्रयोग से संप्रेषण को बेहतर बनाना, वाचिक अनुभवों जैसे कि संवाद और एकालाप से अधिक मोहन राकेश की रुचि ध्वनियों के सृजनात्मक प्रयोग में है। इस विषय में संपूर्ण हिंदी नाट्य परंपरा में कोई उनके आसपास भी नहीं ठहरता। बादल का गरजना, घोड़ी की टाप टाप और बच्ची का रोना, ये बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो मोहन राकेश के साथ ही आपका मोटा मोटा जो है 2-3 प्रश्न इसमें कवर हो गए, है ना। मोहन राकेश का नाटक आता तो आप लिख लोगे इस पर, ठीक है। नुक्कड़ नाटक आएगा उस पर लिख लोगे। और अगर नाटक के इतिहास के बारे में कुछ चीज़ आती है तो आप नाटक का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आप लिख लोगे। बाकी बचे हुए प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे फटाफट से। छोटे वीडियो इसलिए ताकि आपको उनको कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। PDF में आपको टेलीग्राम पे जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी।